हे गाइस, इट्स आकाश फ्रॉम एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स। और आज हम करने वाले हैं 10th क्लास साइंस का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें केमिकल्स आपस में इंटरैक्ट करें और उनके इंटरैक्शन की वजह से कुछ नए प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं, तो केमिकल रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं? इट इज अ प्रोसेस in which chemicals interact with each other, due to which new products are formed। और ये जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, जो नए प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं, इनका केमिकल नेचर भी अलग होने वाला है जो पहले ही स्टार्टिंग में केमिकल्स हम लेके चले थे। एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मानिए एक एग्जांपल है, हमारे पास एक बेसिक सी केमिकल रिएक्शन लेके चलते हैं जिसके अंदर हमारे पास था कार्बन, हमारे पास थी ऑक्सीजन। इन्होंने आपस में रिएक्ट किया और हमें मिला कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देखिए गाइस, अब हमारे पास क्या क्या था? हम लेके चले थे कार्बन और ऑक्सीजन, दीज आर टू केमिकल्स, और इन्होंने आपस में इंटरेक्ट किया। इनके इंटरेक्शन की वजह से हमें क्या मिलता है? एक नया प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस बेसिक से प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं? इट इज अ केमिकल रिएक्शन। तो फिर बात उठती है हमारे पास केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो देखिए केमिकल इक्वेशन, तो देखिए अभी मैंने बोला कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं जिससे मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर इस बात को सिंबल्स के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो काफी आसान और काफी इंफॉर्मेटिव हो जाता है और समझने के लिए भी इजी रहता है। फॉर एग्जांपल, कार्बन का सिंबल C, ऑक्सीजन गैस के लिए O2, रिएक्शन के लिए यूज करेंगे हम एरो which gives CO2 for कार्बन डाइऑक्साइड। तो अभी देखिए जो केमिकल रिएक्शन अगर हम देखें तो उसमें हमने क्या बोला था? कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर इसी चीज को सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाए, कार्बन के लिए हमने यूज किया है C, ऑक्सीजन के लिए यूज किया है हमने ऑक्सीजन गैस के लिए O2, और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए यूज किया हमने CO2। तो बेसिक सी बात, केमिकल इक्वेशन है क्या? ये केमिकल रिएक्शन ही है लेकिन सिंबल्स में लिखी हुई। तो केमिकल इक्वेशन को क्या बोला जा सकता है? इट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अगर केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल्स में लिख देते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? केमिकल इक्वेशन बोल दिया जाएगा। तो गाइस अब हमें कुछ सिंबल्स के बारे में पढ़ना है, किस किस तरह के सिंबल्स, क्या क्या हम यूज करते हैं। तो एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल बेसिक सा एग्जांपल ही लेके चलते हैं। C+O2 gives CO2। ये एरो क्या बोलता है? प्रोसेस से पहले हमारे पास क्या क्या चीजें थी ये बता रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हुआ और यहां कुछ हमें नए प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एरो से पहले लिखा हुआ जो कुछ भी है, जो हम लेके चले थे, जो केमिकल्स हमारे पास थे, उन्हें कहा जाता है रिएक्टेंट्स। तो जो केमिकल्स हम लेके चले थे, जो स्टार्टिंग में हमारे पास थे केमिकल्स, उन्हें कहा जाएगा रिएक्टेंट्स। और रिएक्शन होने के बाद जो बने हैं, प्रोडक्ट बना है, उसे सिंपली हम क्या बोल देंगे? प्रोडक्ट। और ये जो प्लस का साइन हमें दिख रहा है वो अलग अलग रिएक्टेंट्स को सेपरेट करने के लिए लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास था कार्बन, एक हमारे पास था ऑक्सीजन, और इनको सेपरेट करने के लिए हम लिखा जाता है प्लस का साइन। दैट मींस कार्बन और ऑक्सीजन ने आपस में इंटरेक्ट किया और जिससे हमें क्या मिला? CO2 मिला। तो ये तो था बेसिक सा, रिएक्टेंट कौन से होते हैं, प्रोडक्ट कौन सा होता है, और ये प्लस सिंबल क्या बताता है। अब कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी, एग्जांपल देख लेते हैं। A plus B plus C gives D plus E मान लेते हैं।
तो इसके अंदर हमारे पास क्या थे, ए, बी और सी, इन तीनों को ही क्या बोला जाएगा, दीज वर रिएक्टेंट्स। डी और ई, इन दोनों को ही क्या बोला जाएगा, ये हमारे पास थे प्रोडक्ट्स। ये प्लस सिंबल जैसे कि बताया, ये इन सभी रिएक्टेंट्स को सेपरेट करने के लिए लिखा जाता है। ये बता रहा है कि ए, बी और सी आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जिससे मिलता है हमें डी एज वेल एज ई। तो ये दोनों को सेपरेट करने के लिए लिखा हुआ है हमने प्लस साइन, और ये एरो बता रहा है कि केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। इसके अलावा और क्या क्या सिंबल्स होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। किसी भी रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट की स्टेट को, फिजिकल स्टेट को बताने के लिए कुछ सिंबल्स यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में थी हमारे पास, तो ब्रैकेट के अंदर अगर ये स्मॉल जी लिखा हुआ हो तो ये क्या बताता है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, जो भी कंपोनेंट है, वो हमारे पास कौन सी स्टेट में था, इन गैसियस स्टेट। अगर ऐसे ही कुछ एक्स वाई जेड कोई भी अगर कंपोनेंट के बाद एल दे रखा हो ब्रैकेट के अंदर, वहां से क्लियर हो जाता है वो था लिक्विड स्टेट के अंदर। ऐसे ही ब्रैकेट में एस दे रखा हो तो क्लियर सा है वो था हमारे पास सॉलिड स्टेट में। अगर कहीं ए क्यू मिलता है हमें, ए क्यू, तो मतलब वो हमारे पास था एक्वस मीडियम के अंदर। वो एक्वस मीडियम के अंदर हमारे पास जो भी कंपोनेंट था वो गिवन था। तो क्लियर है, जी, एल, एस एंड ए क्यू, ये सभी क्या बताते हैं, ये बताने वाले हैं स्टेट। जो भी कंपोनेंट था हमारा, चाहे वो रिएक्टेंट था चाहे वो प्रोडक्ट था, उनके स्टेट के बारे में पता करने के लिए ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है जी, एल, एस या फिर ए क्यू। इसके अलावा क्या क्या सिंबल्स यूज किए जाते हैं। कुछ रिएक्शंस के अंदर हमें देखने को मिलता है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एरोस। कुछ कंपोनेंट के बाद हमें देखने को मिलता है अपवर्ड एरो लगा हुआ है और कुछ कंपोनेंट्स के बाद डाउनवर्ड एरो लगा हुआ होता है। तो अपवर्ड एरो क्या बताता है, वहां से गैस कोई भी रिलीज हुई है। तो ये जो अपवर्ड एरो है ये शो करता है कि कोई गैस बनी थी और जो वहां से रिलीज हुई है। और डाउनवर्ड एरो हमें क्या बताता है, कोई इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट वहां पे बना है। तो क्लियर है गाइस, अपवर्ड एरो ये क्या बताएगा कि गैस रिलीज हुई है, और डाउनवर्ड एरो बताने वाला है कि कोई इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट वहां पे जनरेट हुआ था। फॉर एग्जांपल, अगर एक बेसिक सी बात मान लेते हैं, एक जनरल सा एग्जांपल लेके चलते हैं, a प्लस बी प्लस सी गिव्स d प्लस e प्लस f। अब यहीं से देखने की कोशिश करते हैं। तो यहां से अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं, तो क्लियर सा दिख रहा है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो कुछ भी है वो था हमारा रिएक्टेंट। तो दैट मींस a, b और c, ये तीनों ही क्या थे हमारे पास, रिएक्टेंट्स। और प्रोडक्ट्स कौन से आ जाएंगे, जो एरो के राइट हैंड साइड होने वाले हैं, दैट मींस d, E और F, ये हमारे पास थे प्रोडक्ट्स। इसके अलावा जो सिंबल्स हमने यूज किए हुए हैं, A के साथ हमने लिखा है AQ, दैट मींस जो A कंपोनेंट है वो एक्वस फॉर्म के अंदर दे रखा है। B के साथ हमने लिखा हुआ है G, दैट मींस B गैसियस स्टेट के अंदर है। और F के बाद जो ये अपवर्ड एरो है ये क्या सजेस्ट करता है कि जो F थी वो एक गैस थी जो रिलीज हुई थी इस पूरे प्रोसेस के दौरान। तो क्लियर है, ये थे कुछ सिंबल्स जो हेल्पफुल होते हैं हमें काफी चीजें बताने के लिए रिएक्शन के बारे में। इसके बाद हमें देखना है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, कि केमिकल इक्वेशन कितने टाइप की होती है। तो एक चीज बेसिक सा डिफरेंस हमने पढ़ लिया केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में, है दोनों चीज सिमिलर ही। केमिकल रिएक्शन क्या था, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें केमिकल्स आपस में इंटरैक्ट करेंगे जहां से नए प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं। और अगर बात करें केमिकल इक्वेशन की, तो ये क्या था, केमिकल रिएक्शन ही था, लेकिन उसे हमने सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, थोड़ा और इंफॉर्मेटिव बनाया सिंबल्स के अंदर ही। अगर अब बात करें केमिकल इक्वेशंस के टाइप, तो बेसिकली दो टाइप के अंदर डिवाइडेड है केमिकल इक्वेशन। एक को कहा जाता है
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और एक को बोला जाता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो ये थी दो इसकी टाइप केमिकल इक्वेशन की, वन इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड सेकंड वन इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अभी देखते हैं ये बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता क्या है। उससे पहले एक चीज रिकॉल करते हैं, 9th क्लास में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कहने का मतलब जितना मास हम लेके चले थे उतना ही मास हमें एंड में भी मिलने वाला है, ना तो मास बनाया जा सकता है और ना ही मास को खत्म किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल वही बेसिक इक्वेशन लेके चलते हैं, C+O2 gives CO2। हमें पता है कार्बन का मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन 16 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, CO2 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर यहां पे देखें रिएक्टेंट्स के टोटल मास हम ऐड करने की कोशिश करते हैं 12 प्लस 32 दैट इज 44 ग्राम्स, और प्रोडक्ट का भी मास देखें तो ये भी कितना आता है हमारे पास 44 ग्राम्स। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कहने का मतलब अगर हम कुछ केमिकल्स लेके चले थे और हमने उनके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन कराई है तो एंड रिजल्ट के अंदर भी हमें टोटल मास कितना मिलना चाहिए, सेम जितना हम लेके चले थे। तो देखिए CO2 जब हमने बनाया तो कार्बन और ऑक्सीजन लेके चले थे, कार्बन ऑक्सीजन दोनों का मास कितना था, अगर दोनों को ऐड कर दें तो 44 ग्राम्स, और CO2 का भी मास कितना होता है 44 ग्राम्स। दैट मींस इस केमिकल रिएक्शन के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो किया जा रहा है, मतलब जितना मास स्टार्टिंग में था एंड में भी हमें उतना ही मास मिला। दैट मींस दिस रिएक्शन फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो इक्वेशन यहां लिखी हुई है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। तो इसी बेसिस पे हमें डिफरेंशिएट करना है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहा जाएगा, दोज इक्वेशंस व्हिच फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं, या क्या कहा जा सकता है ऐसी इक्वेशन जिनके अंदर नंबर ऑफ atoms of each element is similar on both sides of the equation। तो देखिए ये क्या स्टेट करता है, इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, कहने का मतलब जितने भी एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर उन सब के नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए दोनों तरफ रिएक्शन के। कहने का मतलब रिएक्टेंट की तरफ भी और प्रोडक्ट की तरफ भी। इसको फिर एग्जांपल से करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो कौन कौन से एलिमेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, कार्बन ऑक्सीजन और इधर भी कार्बन ऑक्सीजन। कहने का मतलब हमारे पास दो एलिमेंट थे कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब इन दोनों के ही नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, रिएक्टेंट साइड कितने थे और प्रोडक्ट साइड कितने थे। तो देखिए ये है रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड टोटल कितने कार्बन एटम्स है, एक, सिर्फ एक कार्बन एटम है तो कार्बन के नंबर ले लेते हैं 1। और प्रोडक्ट साइड कितना आया हुआ है कार्बन एटम, यहां भी सिर्फ एक ही कार्बन एटम आया हुआ है प्रोडक्ट साइड, दैट मींस प्रोडक्ट साइड में कितना है 1। अब ऑक्सीजन के बारे में देखते हैं, ऑक्सीजन के कितने एटम आए हुए हैं रिएक्टेंट साइड 2। ऐसे ही प्रोडक्ट साइड भी ऑक्सीजन के कितने एटम्स आए हुए हैं 2 एटम्स। तो अब डेफिनेशन देखते हैं हमारी, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, एक एक करके एलिमेंट देखते हैं। कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड क्या बराबर है या नहीं है। तो कार्बन के नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड कितने थे 1 और प्रोडक्ट साइड भी कितने थे 1, दैट मींस कार्बन बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के भी नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ ही कितने थे 2 2, दैट मींस नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज सिमिलर ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन के दोनों ही तरफ क्या मिलने वाला है हमें, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट सेम है। दैट मींस इस इक्वेशन को क्या बोला जा सकता है, इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसे कहा जाएगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
अब बात आती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। ये कौन सी इक्वेशन होती है? तो सिंपल सी बात थी, अगर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज नॉट सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, अगर इक्वेशन के दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट सेम नहीं है तो ऐसी इक्वेशन को कहा जाएगा अनबैलेंस्ड या फिर स्केलेटल इक्वेशन। एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। H2 plus O2 gives H2। अभी देखते हैं यहाँ पे एलिमेंट्स कितने थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो ही एलिमेंट थे, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स देखते हैं, रिएक्टेंट साइड कितने हैं, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम 2, तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम लिख लेते हैं, रिएक्टेंट साइड 2 और प्रोडक्ट साइड भी कितने हैं 2, दो ही हाइड्रोजन है। अब ऑक्सीजन के बारे में देखते हैं। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड कितना आया हुआ है 2 और प्रोडक्ट साइड कितना आया हुआ है 1, रिएक्टेंट साइड 2 प्रोडक्ट साइड 1। क्या नंबर ऑफ एटम्स सभी एलिमेंट के बराबर है? हाइड्रोजन के तो बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड पे बराबर नहीं है। दैट मींस इस इक्वेशन को क्या बोला जाएगा, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो क्लियर है गाइस, ये था बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दोबारा से फटाफट देख लेते हैं। अगर नंबर ऑफ एटम सभी एलिमेंट के सेम मिलते हैं दोनों साइड पे तो उसे कहा जाएगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर नंबर ऑफ एटम्स दोनों ही तरफ अलग अलग मिलते हैं, जैसे यहां हमने देखा ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम अलग अलग आया था, तो ऐसी इक्वेशन को क्या दिया जाएगा, अनबैलेंस्ड या फिर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। फिर इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हम उसे बैलेंस ही देखना चाहते हैं हमेशा? तो बिल्कुल बेसिक सा सिंपल सा आंसर है यहाँ पे। अब एक बैलेंस और एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन लेके चलते हैं, फिर देखते हैं क्या फर्क था। ये थी हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन, C+O2 gives CO2, और अभी हमने पढ़ा था H2 plus O2 gives H2O। ये हमारे पास थी एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अभी समझने की कोशिश करते हैं इन दोनों के अंदर क्या फर्क था। हमें ये तो पता है नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग हैं, लेकिन इससे दिक्कत क्या हो रही है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को क्यों हम बैलेंस करना चाह रहे हैं, वो फर्क जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो गाइस, यहां हमें क्लियर सा सिंपल सा पता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, नंबर 1 पॉइंट। तो सबसे पहली चीज तो हम क्यों करना चाहेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए हम चाहेंगे कि इस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर दिया जाए, करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए H2 plus O2 gives H2, ये हमारे पास इक्वेशन थी। अगर राइट हैंड साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो अब देखते हैं क्या इक्वेशन बैलेंस है। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखते हैं, 2 to the 4। रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाता है 4, प्रोडक्ट साइड 2 to the 4। अब रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन कितना हो जाता है 2 और प्रोडक्ट साइड भी 2 मल्टीप्लाई बाय, ये 2 कंप्लीट के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, दैट मींस ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाते हैं 2। तो अभी जैसे ही हमने ये कुछ मल्टीप्लिकेशन की, यहां से क्या देखते हैं अब कि ये इक्वेशन भी हो चुकी है बैलेंस्ड। अब इन दोनों इक्वेशन के अंदर फर्क जानने की कोशिश करते हैं। अगर पहली इक्वेशन के बारे में देखें जो अनबैलेंस थी, वहां से हमें क्या लगता है कि एक हाइड्रोजन का मोल और एक ऑक्सीजन का मोल मिलके एक मोल वाटर बना सकते हैं। अगर अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करें तो यहां से हमें लग रहा था कुछ ऐसा, लेकिन ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। डाटा से देख लेते हैं, हाइड्रोजन का मास 2 हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन 32, और इधर वाटर का अगर देखें तो कितना हो जाएगा 18 ग्राम। इस तरफ आता है हमारे पास 34 ग्राम्स
और प्रोडक्ट साइड आता है 18 ग्राम्स। दैट मीन्स यहाँ कुछ गड़बड़ है कि हम 34 ग्राम्स लेके चले थे, लेकिन प्रोडक्ट साइड कितना दिखा रहा है हमें, 18 ग्राम्स ही दिखा रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। अब वही गड़बड़ ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, इसे बैलेंस करना पड़ा। तो देखिए अगर इससे हम देखना चाहें तो क्या पता चल रहा है, 1 मोल हाइड्रोजन का, 1 मोल ऑक्सीजन का, 1 मोल वाटर देता है, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता। जैसे ही हमने इसको ठीक किया तो हमें पता चला कि वास्तव में हमें चाहिए 2 मोल हाइड्रोजन का, 1 मोल ऑक्सीजन का, तभी जाके वो रिएक्ट कर पाएंगे और हमें दे पाएंगे 2 मोल वाटर। तो कहने का मतलब सबसे पहले अगर इसको आंसर लिखा जाए इसका, पहली चीज टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए सबसे पहली चीज हम चाहेंगे कि इस इक्वेशन को बैलेंस किया जाए। और दूसरी चीज, यहां से हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी कि कितना हाइड्रोजन लेना है और कितना ऑक्सीजन लेना है ताकि वो आपस में रिएक्ट करके वाटर बना सके। लेकिन जैसे हमने बैलेंस करके अब हमें एग्जैक्ट चीज पता चल चुकी है कि ऑक्सीजन से दुगना अमाउंट हमें क्या लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन का लेना पड़ेगा, तभी जाके रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगी और हमें वाटर मिलेगा। तो दूसरी चीज क्या थी, हमें क्या मिल जाएगा, एग्जैक्ट अमाउंट्स के बारे में पता चलेगा ऑफ द रिएक्टेंट। कहने का मतलब स्टिक्योमेट्रिक अमाउंट के बारे में पता चलेगा, कितना रिएक्टेंट हमें लेना पड़ेगा, तब जाके वो प्रोडक्ट बन पाएगा कि किस रिएक्टेंट का कितना हिस्सा चाहिए होगा, तभी जाके हम वो रिएक्शन को फाइनली प्रोसीड करा पाएंगे। तो ये दो हमारे पास बेसिक से इसके पॉइंट्स बनेंगे। पहला टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा वी कैन नो अबाउट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द कंपोनेंट्स व्हिच वी हैव टू गिव इन ऑर्डर टू प्रोसीड द रिएक्शन। हमें रिएक्शन को कराने के लिए कितनी एग्जैक्ट अमाउंट देनी पड़ेगी, तभी जाके वो रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है काफी, और ये था इसका आंसर 2 पॉइंट्स के अंदर। अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये तो हमने देखा इक्वेशन के बारे में, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, फिर देखा केमिकल इक्वेशन किसे कह सकते हैं, सिंबल्स के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया हमने, सिंबल्स के बारे में पढ़ा। केमिकल इक्वेशन देखा कितनी तरह का होता है, फिर बैलेंस अनबैलेंस के अंदर देखा उसकी क्या डीमेरिट्स है और क्यों हमें बैलेंस करना पड़ता है इस अनबैलेंस्ड इक्वेशन को। अब उसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है केमिकल रिएक्शन के टाइप्स। कितने टाइप्स की होती हैं केमिकल रिएक्शंस। तो गाइस ये पढ़ने वाले हम सेकंड पार्ट के अंदर इस वीडियो के। तो तब तक आप प्लीज ये जो आज हमने किया है उसको रिवाइज कीजिए, और कोई डाउट मिलता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स के लिए आप पार्ट 2 देखिए।